नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एमपीपीएससी 2020 से संबंधित विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, मतलब हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आयोग कब बनाया गया। तो इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि इसका परिचय क्या है, इसका संवैधानिक दर्जा क्या है, संविधान में क्या स्थिति है, कब बनाया गया ये आयोग, इसकी संरचना कैसी है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कितने होते हैं, मतलब अध्यक्ष कितने हैं, सदस्य कितने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नियुक्तियां कौन करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, त्यागपत्र ये किसे देते हैं और इसे हटाया किनके द्वारा जाता है, पदावधि क्या होती है इनकी, और कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनके कार्य क्या होते हैं, और इससे संबंधित जो अन्य प्रावधान होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में भाग 14 के अनुच्छेद 315 में बात की गई है संघ में एक लोक सेवा आयोग होगा, एक राज्य में लोक सेवा आयोग होगा। तो जब हमारा मध्य प्रदेश बनता है, फॉर्म होता है, मतलब 1 नवंबर 1956 को उसी के साथ ही हमारे यहां एक लोक सेवा आयोग के भाई गठन किया जाता है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) है, तो उसमें यह लिखा गया है, उसी के अंतर्गत एक राज्य लोक सेवा आयोग का मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया है और इसकी डेट है 27 अक्टूबर 1956। तो उसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग उन्नीस सौ छप्पन। इसकी धारा 118(3) में संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा के बारे में बात की गई। इसी तरह इसी अधिनियम के द्वारा हमारे यहां लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डेट वाइज क्या है इसकी स्थापना, 27 अक्टूबर 1956। 27 अक्टूबर 1956 की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। इसका मुख्यालय इंदौर में। अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष थे भास्कर चौबे, जो 17वें अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल अभी 2020 में या 2021 में समाप्त हो गया उनका कार्यकाल। तो अभी जो है तो एक राजेश लाल मेहरा करके एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो इन्हीं सदस्य जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्षों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वो वही है। अभी नए अध्यक्षों के लिए कमेटी बना दी गई है कि नए अध्यक्षों को नियुक्त किया जाएगा, तो वो बाद में नियुक्त किया जाएगा, पर अभी के लिए तो राजेश लाल मेहरा है। आप एक बार जाने से पहले थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा कि कौन अध्यक्ष इसके नियुक्त किए गए हैं। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीवी रेगे थे, और इसके वर्तमान अध्यक्ष 17वें नंबर के थे, ऐसा पूछ सकता है, भास्कर चौबे। तो अभी जो अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है, मतलब इन्हीं सदस्यों में जब सदस्य इसका पद अध्यक्ष का पृथक रहता है, खाली रहता है, रिक्त रहता है, तो क्या करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो किसी सदस्य को ही अध्यक्ष का कार्यभार दे सकते हैं। तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। राजेश लाल मेहरा। तो
इस प्रकार हमने इनके अध्यक्ष को, जो पहले अध्यक्ष थे उनके बारे में जाना, और जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं उनके बारे में जाना। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी। अब हम बात करते हैं कि इसका संरचना कैसी होती है, इसमें कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का पद भी क्या होता है। तो इसमें अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष होंगे और 5 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होंगे एवं 5 अन्य सदस्य होंगे। अब ये अन्य सदस्य, जो ये सदस्य होंगे या फिर अध्यक्ष होंगे, तो ये कौन होंगे इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया गया है। अब ये सदस्य संख्या के बारे में भी बताया नहीं गया है, संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, पर राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ा गया, मतलब राज्यपाल के विवेक पे छोड़ा गया है कि राज्यपाल जितने सदस्यों की आवश्यकता समझे तो उतने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। तो अभी यह संख्या 5 सदस्य एवं एक अध्यक्ष है। यह संख्या बाद में घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटाई बढ़ाई जा सकती है या फिर स्टैटिक है। स्टैटिक है क्योंकि बहुत सारे जो आयोग हैं उनमें संख्या स्टैटिक है, बदल नहीं सकते हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग है, वहां पर संख्या निर्धारित है कितने ही लोग होंगे, पर जो अन्य आयोग हैं कुछ, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, यह आयोग हो गया, तो उसमें क्या है कि संख्याएं बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये जो अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति, क्योंकि ये राज्य में है तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करते हैं, जो भी ये ठीक समझते हैं तो उस अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। और क्या बात कही गई है इसमें, सेवा शर्तों के साथ ही राज्यपाल को एक और शक्ति प्रदान की गई है कि राज्यपाल इन्हें त्यागपत्र लेने का कार्य तो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, पर जो हटाया जाता है इनको, वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा मतलब इनको अगर हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी दिवालिया होने पर या फिर साबित कदाचार के आधार पर जांच करने की बात आएगी, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के कहने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। और जब उच्चतम न्यायालय इन्हें कह देगा कि ये अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है, तो ये फिर सलाह जो होती है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। जब उच्चतम न्यायालय को कह दिया गया है जांच करने के लिए, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता, अगर उन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप सही है, तो फिर इन्हें पद पर रहने के लिए नहीं कहा जाएगा और इन्हें अपने पद से पृथक होना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात आप देख लीजिए कि राज्यपाल त्याग पत्र तो लेते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन ये लोग राज्यपाल को ही देंगे, त्याग पत्र, पर हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाएगी। हटाया जाना राज्यपाल के द्वारा नहीं होगा, हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ये चीज तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा वह उच्चतम न्यायालय इसमें जांच करेगा। उच्च न्यायालय का कहीं से कोई तक दखल नहीं कि ऐसा समझता है आदमी कि राज्य की बात आ रही है तो शायद उच्च न्यायालय की बात हो, तो उच्च न्यायालय की बात नहीं है, यहां पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये हमने हटाने की बात देख ली। अब हम ये देखेंगे कि इनके लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में बात की गई, तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग हमने बात की है कि किसी विशेष योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, तो उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग में विशेष योग्यता नहीं रखी गई है। सिर्फ ये बोला गया है कि इन्हें राज्य या केंद्र के अंतर्गत रहते हुए 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये जो सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं इन्हें 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, चाहे वो राज्य में हो और चाहे 10 वर्ष कार्य अनुभव चाहे राज्य में, राज्य या केंद्र सरकार में, जो सेंटर की सरकार है वहां पर चाहे अनुभव हो या फिर यहां पर, तो उन व्यक्तियों को यहां पे अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जा सकता है। अब इनकी पदावधि क्या होती है, पदावधि टेन्योर कितने टाइम के लिए मतलब ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में जब हमने यूपीएससी की बात की थी, संघ लोक सेवा आयोग की, तो शायद उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी। हमने 3 वर्ष बताया था आपको कि 3 वर्ष होता है इनका टेन्योर और 65 वर्ष, तो यहां पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, वहां पर 6 वर्ष होता है। ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, 6 वर्ष, या अभी हम राज्य वालों की बात करें, और जो 65 वर्ष था वो तो सही था, बट जो 3 वर्ष था उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर 6 वर्ष होगा और ये होगा 62 वर्ष, 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो इनका 3 साल कम कर दिया गया है, 3 साल इन राज्य वालों में, जैसे वहां पर 65 वर्ष है तो यहां पर 62 वर्ष है, और ये 62 वर्ष बाद में चेंज किया गया। पहले ये 60 वर्ष था और इसको 60 वर्ष
को चेंज किया गया है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है। नहीं तो उससे पहले ये 60 वर्ष हुआ करता था, इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो जो भी पहले कंप्लीट कर लें, पहले बात कर चुके हैं कि 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 62 वर्ष की उम्र पर ये लोग रिटायर हो जाएंगे। अब सभी आयोगों में आपने जैसे देखा होगा कि जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनके बारे में एक बात करते हैं कि यह पुनः नियुक्ति होती है इनकी कि नहीं। तो सीधे सीधे तौर पर आप एक्सेप्शन छोड़ के आप ये समझ लीजिए कि जो ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे वो किसी भी तरह के पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पुनः नियुक्ति, जो अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। तो वो परिस्थितियां क्या होती हैं वो हम जानते हैं। तो जो अध्यक्ष होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे। तो अब अध्यक्ष के बारे में क्या होगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे तो अब वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों नियुक्त हो सकते हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य, चाहे वो अध्यक्ष बने यूपीएससी के या फिर सदस्य बने, ये दोनों चीजें नियुक्त हो सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, ये किसी अन्य राज्य में, जिस राज्य में पहले नियुक्त किए गए थे, अगर कोई एमपी में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर उसे फिर से एमपी में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। वो किसी अन्य राज्य में भी अध्यक्ष का पद ले सकता है, वहां पर सदस्य तो नहीं बन सकता है। वैसे भी आप समझिए कि सदस्य अध्यक्ष बड़ी पोस्ट है, सदस्य नीचे वाली पोस्ट है, तो एक बार यहां बनने पर फिर वो नीचे डिक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए अन्य राज्य में ये अध्यक्ष अपॉइंट किया जा सकता है, इन्हें अन्य राज्य में अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये बात अध्यक्ष की हो गई। अब हम सदस्य को देखते हैं। तो सदस्य क्या कर सकता है, सदस्य राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसका अध्यक्ष बन सकता है, इस वाले का या फिर किसी अन्य का भी, किसी भी राज्य का, क्योंकि ये तो सदस्य थे तो बाद में अध्यक्ष बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, ये संघ में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, ये दोनों नियुक्त हो सकते हैं। तो सदस्य कहीं पर भी अध्यक्ष बन सकते हैं और संघ लोक, इसके लिए एक्सेप्शन अध्यक्ष में सिर्फ यह है कि ये बाद में सदस्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य नहीं बन सकते हैं, बाकी सिर्फ ये यूपीएससी में सदस्य फिर से बन सकते हैं। इस तरह के कुछ एक्सेप्शन थे, बाकी अपने पदों पर नियुक्त नहीं होते हैं। और फिर भी ये केंद्र या राज्य में किसी भी सरकारी नियोजन में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं कि अब लोक सेवा आयोग में एक बार नियुक्त होने के बाद इन्हें फिर से लोक सेवा आयोग में कहीं पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये अगर नियुक्त भी होंगे तो सिर्फ लोक सेवा आयोग से संबंधित मामलों में या फिर लोक सेवा आयोग में ही अपॉइंट किए जाएंगे। ये अन्य जगह सरकारी नियोजन में या फिर सरकारी नौकरी में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह हमने इनके पुनः नियुक्ति के बारे में भी जाना। अब हम इनके कार्यों को समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी आयोग या बॉडी के लिए कि क्यों बनाया गया है, तो कार्य क्या होते हैं इनके। तो जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपको पता होगा कि जैसे यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, तो वैसे ये राज्य की एक भर्ती एजेंसी है। तो इसका सबसे पहला कार्य होता है राज्य सेवा से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा का आयोजन कराना। तो ये एक सिंपल भर्ती निकाय है। अन्य कार्य क्या होंगे,
अन्य कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा जो अन्य कार्य इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी और निगम के लिए परीक्षा कराने का, कंडक्ट कराने का, तो वो भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है जो राज्य से संबंधित हो। तो अन्य कार्य प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी कार्य राज्यपाल या विधानमंडल प्रोवाइड करेगा। इनके अन्य कार्य जो भी इन्हें दिया गया है वो इनके द्वारा, राज्यपाल के कहने पर इनके द्वारा ये वो कार्य किया जाएगा। और इससे संबंधित और इन्हें क्या होना है, ये एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है, राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। जो लोक सेवा से संबंधित विषय होंगे तो उन पर सलाह देने का कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग की जो सलाह होगी वो इनके लिए बाध्यकारी नहीं होती है। जैसे हमने पहले भी बात की है संघ लोक सेवा आयोग में, वैसे इनकी सलाह ये सिर्फ सलाहकार है, बाध्य नहीं है कि जो मंत्री होंगे या फिर मंत्रिमंडल होगा राज्य का वो इनकी बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये इनकी बातों को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल होते हैं और जो विधानमंडल होता है, राज्यपाल को एक पैरेलल पावर प्रोवाइड की गई है। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल 14 दिन राज्यपाल कोई भी जो कार्य इनके अधिकार क्षेत्र में आता हो, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आता हो उस अधिकार क्षेत्र में रहकर कोई अन्य नियमन बना सकते हैं, पर वो नियमन को उन्हें 14 दिन के अंदर सदन में भेजना होगा, विधानमंडल में भेजना होगा। विधानमंडल चाहे तो उसे स्वीकृत करे चाहे अस्वीकृत करे। स्वीकृत करने पर वो नियमन चलता रहता है और स्वीकृत करने पर वो नियमन खारिज हो जाता है। तो उसी तरह क्या कर सकते हैं ये, उसी तरह जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं तो उनको हटाने का भी कार्य इनके द्वारा नहीं किया। तो राज्यपाल को 2 कम शक्तियां यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, 2 कम शक्तियां यहां पर दी गई हैं, क्योंकि इनका हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है, ये प्रतिवेदन देते हैं। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल वो प्रतिवेदन को सदन में रखते हैं, विधानमंडल में रखते हैं। अब विधानमंडल पर इस पर चर्चा होती है, विधानमंडल से कैंसिल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जब कैंसिल करता है तो उस विधानमंडल को कारण बताना आवश्यक होता है कि क्यों इसको कैंसिल किया गया। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों को कम भी कर सकते हैं। एक बात आपने देखी होगी कि जो संसद क्या है, अतिरिक्त कार्य देने का या कार्य विस्तार करने की शक्ति, कार्य विस्तार करने की शक्ति जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग में संसद के पास थी, तो यहां पर कार्य विस्तार करने की शक्ति विधानमंडल के पास होती है। जिस संबंधित राज्य में यह बनाया जाता है तो वहां का विधानमंडल इनके लिए नियम कानून बना सकता है और इनकी शक्तियों को बढ़ा घटा भी सकता है। बाकी जो लोक सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामले होते हैं या फिर लोक सेवा के अधिकारों का हनन होता है तो वहां पर भी आयोग काम करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। और अगर किसी लोक सेवक के द्वारा कोई अनुशासनहीन कार्य किया गया है तो उसकी जांच करता है और उन्हें सजा देने का प्रावधान भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को या फिर राज्यपाल को इससे संबंधित सलाह भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। बाकी आरक्षण संबंधी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इनको लिमिटेशंस दी गई हैं कि इन पर ये बात नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आरक्षण संबंधी जो विषय है, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण देना है तो ये उस पर बात नहीं कर सकते हैं। सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये लगता है कि शायद ये जो है तो उस पर भी सलाह दे सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये जो आरक्षण संबंधी विषय है तो ये राज्य सरकार, विधानमंडल अपने हिसाब से डिसाइड करती है और जो उस जाति से संबंधित आयोग होता है वो डिसाइड करता है, उससे चर्चा करता है राज्य। बाकी इनसे एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों से संबंधित जो आरक्षण है उसके बारे में कोई इन्हें शक्ति नहीं प्रोवाइड की गई है, ये सलाह नहीं दे सकते हैं न राज्य को न राज्यपाल को, और कुछ भी डिसाइड ये लोग नहीं कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग से संबंधित कार्यों में इनका कोई योगदान नहीं, ये सिर्फ एक भर्ती एजेंसी, जैसे हमने पहले वाले में बात की है। और क्या होता है, ये राज्यपाल को, और जैसे राज्यपाल को जो प्रतिवेदन देते हैं तो उसे राज्यपाल जो है तो सदन के पटल पर रखते हैं। और जैसा वहां पर बाध्यकारी हो गया था कि सीधे मंत्री जो है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र प्रभार का, तो वैसी व्यवस्थाएं यहां पर नहीं की गई हैं।
तो इस प्रकार इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसके कार्य हमने समझे, इसको देखा, इस आयोग में कौन कौन से अध्यक्ष सदस्य होते हैं, नियुक्ति पुनः नियुक्ति के बारे में जाना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।